हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एचएससी, एचपीएससी ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली साइंस एनसीईआरटी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने पहले 4 क्लास पढ़ ली हैं, आज हम 5वीं क्लास में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, डेली बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान के अंदर। और जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के अंदर अभी जो आपके एग्जाम हो उनके अंदर आएंगे क्वेश्चन। आपके सीईटी जो ग्रुप सी के और डी के जो मेंस का एग्जाम होगा उसके अंदर भी पूछे जाएंगे। या एचसीएस का जो भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है अभी तक जो हुए हैं एचएससी के, वो एग्जाम के क्वेश्चन है ये। और आगे जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर पूछे जाने वाले जो बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। डेली एक वीडियो या फिर 2 दिन में डाल देता हूँ, मैं जब भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। क्योंकि आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं टीजीटी के, तो उसके अंदर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में एचएससी का जो मैंने डाला है, आपका जो जितने भी आपने कमेंट किए थे, एचएससी की मैंने एक वीडियो डाली थी स्क्रीनिंग कंपटीशन, तो उसके कमेंट जितने भी आए थे उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दी है। आप अपने कमेंट देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो वीडियो आप जा सकते हैं। एचपीएससी का आपका जो सिलेबस आ गया है वैसे भी सब्जेक्ट का, वो आप देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न आ गया है, वो आप देख सकते हैं किस हिसाब से आपका एग्जाम, वो मैंने डिस्कस कर रखा है वीडियो के अंदर। और एक वीडियो आज और भी बनाई है कि आपका एक एग्जाम होगा कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रोगों के बारे में, यानी रोग होते हैं तो किस कारण होते हैं, क्या कारण होता है रोगों का, और कैसे वो फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं, तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे आज इसके अंदर हम। तो वीडियो के साथ हम आप लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों हमने कल आपको विटामिन के बारे में पढ़ा था, जो 4th क्लास थी उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था, विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपके रोगों के बारे में आएंगे। इसके अंदर कंप्लीट रोगों के बारे में लगभग हैं, किसके कारण होते हैं, क्या उसका कारण होता है, क्या उसके संवाहक होते हैं, किसके द्वारा वो फैलते हैं ज़्यादा, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू एजुकेशन गाइड को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी जो आप डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अभी आज पढ़ते हैं हम, तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अरस्तु। जो जीव विज्ञान है, जूलॉजी है, जंतु विज्ञान है, उसके जो जनक हैं वो कहलाते हैं आपके अरस्तु, जूलॉजी के। 1 मिनट पहले आपको ये और बता देता हूँ। एक बार विटामिन हो गए तो उसके बाद में ये हो गया। हमने कल ये पढ़ा था जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैंडमार्क ने। मैंने लास्ट में पढ़ भी दिया था, एक बार आपको फिर बता देता हूँ। आज हम जीव विज्ञान के बारे में कंप्लीट जो आपके रोगों से किस प्रकार से संवाहक है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, किस प्रकार से आपके रोग जो फैलते हैं। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था लैंडमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आज से हम स्टार्ट करेंगे, हमने कल पढ़ लिया था, आज जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ते हैं जंतु विज्ञान, यानी जूलॉजी। जो आपका जंतु विज्ञान है, जंतुओं के बारे में जो अध्ययन है के जनक कहलाते हैं, वो भी अरस्तु ही होंगे। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, आपके बोटनी के, यानी जो वनस्पति है आपके पेड़ पौधों के बारे में, उसके जनक हैं थियोफ्रेस्ट। ये आपके थियोफ्रेस्ट, जो आपके वनस्पति विज्ञान बोटनी के जो जनक हैं थियोफ्रेट्स, ठीक है। ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, जो चिकित्सा शास्त्र है, जो मेडिकल साइंस का है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिपोक्रेट्स। इसको बोला जाता है हिपोक्रेट्स, जो इसके जनक हैं वो हैं हिपोक्रेट्स। उसके बाद है एंटीबायोटिक अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, किससे होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो अधिकांश से किससे प्राप्त होते हैं, वो आपके जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, ठीक है। ये एक मैथमेटिक्स के तौर पे वो है आपका कैलकुलेशन। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होते हैं तो 2 घंटे में कितने होंगे, वो होंगे आपके 64, ठीक है। यानी
प्रति मिनट 20, ठीक है, प्रति 20 मिनट में बातचीत होती है, ठीक है, 20 मिनट में होती है तो 2 घंटे में कितनी होगी, 64 जीवाणु बनेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन का यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है, इन जो नाइट्रोजन का जो यौगिकीकरण होता है तो उसमें कौन सी फसल जो सहायक है वो होते हैं फली वाली जो होती हैं, वो जो जिसके जैसे मटर है, भी नाइट्रोजनीकरण के लिए हम जैसे मटर का यूज़ करते हैं, मटर बोते हैं, ठीक है। उसके बाद मूंग बोते हैं, जो फली वाली फसल होती हैं तो वो यूज़ करते हैं, वो बोते हैं, उसकी बुआई करते हैं, तो वो नाइट्रोजनीकरण की यौगिकीकरण के लिए सहायक होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हैग हीमोग्लोबिन क्या कार्य है, यह ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। ऑक्सीजन जो स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कारण होता है, क्या कार्य होता है, यह ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, यानी अवशोषित करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और अभी आपके हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलेंगे। एचएससी का हो, DSSS का हो, कोई भी एग्जाम हो, एचएससी का, HPSC का, DSSS, SSC का, ठीक है, CGL तक के जो भी एग्जाम है, ये आपका HCS का एग्जाम है, ये सिविल सर्विस के जो एग्जाम उनके अंदर सभी के अंदर देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, वे भी रोगों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, वो होता है तपेदिक। जो तपेदिक रोग होता है वो अपना किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। वह विज्ञान, तपेदिक रोग होता है बैक्टीरिया के कारण, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। इन जीवधारियों के अध्ययन से जिसका पता चलता है, जिसके ऊपर अध्ययन करते हैं तो उसको वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवाल, ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का, कई बार पूछा जाता है भी शैवाल का जो अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ये होता है परिस्थिति। जो आपका पर्यावरण का अध्ययन होता है इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वो होता है परिस्थिति की, यानी आपकी इकोसिस्टम के। उसके बाद तपेदिक, टीबी जो तपेदिक होता है उसको टीबी भी बोलते हैं भाई, टीबी का ही नाम है तपेदिक। उत्पन्न करने वाला जीवाणु है जो टीबी को उत्पन्न करता है, तपेदिक जो उत्पन्न करता है वो जो जीवाणु है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। जो तपेदिक उत्पन्न करता है वो है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। उसके बाद इको बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इको बायोलॉजी में इसके अंदर किया जाता है बाह्यग्रहों और तथा जो अंतरिक्ष में जीवन है, ठीक है, जो बाह्यग्रह बाहर के जो ग्रह हैं उनके ऊपर और अंतरिक्ष में जो जीवन है उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है इको बायोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ये वो अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लगभग एग्जाम में सभी लगभग पूछे जाते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयारी करके जाएं। एक वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर देखें। पहले आप उसको 1-2 बार अच्छी प्रकार से धीरे धीरे देखें, फिर उसके बाद में स्पीड बढ़ा के उसको देख सकते हैं। उसके बाद में पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो पुष्प होते हैं, फूल हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। जो फूल होते हैं उनका वो कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है, जो फूलों का अध्ययन होता है। उसके बाद में बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वो होता है आपका वर्णकिलवक कहलाता है, वो बैक्टीरिया में पाए जाना बोलता है प्रकाश संश्लेषी आशय होता है। उसके बाद हैजा किसके कारण होता है, वो हैजा होता है आपका जीवाणु के कारण। जो हैजा फैलता है गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है, तो ये आपको होता है जीवाणु के कारण फैलता है भाई। उसके बाद तपेदिक का कारण क्या होता है, बैक्टीरिया। तपेदिक होता है जो आपका तपेदिक होता है, टीबी होता है, उसका कार्य होता है बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद में प्रतिशित खाद्य परिसंचरण में मदद करता है, प्रतिशित खाद्य परिसंचरण में मदद करता है, जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कम करता है। यानी जो
जो होता है प्रशिक्षित खाद्य प्रशिक्षण में मदद करते हैं, यानी पदार्थों को जो खराब होने से बचाने के लिए प्रशिक्षित में रखते हैं, यानी फ्रिज वगैरह में ठंडा करने, तो वो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है कि उनके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया न हो, क्योंकि उनको ठंडा रखे। और जो रासायनिक, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो जैव रासायनिक अभिक्रिया वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उनको बचाने के लिए, खराब होने से बचाने, प्रशिक्षित करने के लिए उसको फ्रिज के अंदर रखा जाता है। उसके बाद जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को, जो जैवों से निम्नीकृत जो अपशिष्ट होता है उसकी को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? उपयोग के लिए पदार्थ के रूप में क्या वो जीवाणुओं की सहायता से किया जाता है। उसके बाद किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वो होता है जीवाणु के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जाता है। तो दूध का खट्टा होने का कारण क्या होता है? वो होता है आपका जीवाणु ये दूध को क्या करते हैं? दूध को दही में बदलते हैं, खट्टा बनाते हैं। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये लैक्टो, इसका जो प्रोसेस जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो जो आप कहते हैं दूध के अंदर जो लैक्टिक एसिड बोलते हैं कि वो लैक्टिस होता है, पदार्थ होता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है दूध का दही में जमना। और वो किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है। आईवी द्वारा होने वाला रोग, जो आईवी द्वारा जो होने वाला रोग है वो है आपका एड्स। आईवी द्वारा होने वाला जो आपका रोग है वो आपका है क्या है? एड्स। उसके बाद एड्स क्या होता है? एड एक सूची RNA, ठीक है, एक सूची है कि ये सूची में डाला गया जो RNA, ठीक है। एड्स जो वायरस होता है वो है एक सूची के RNA, ठीक है। वायरस क्या होता है? एक सूची है RNA। उसके बाद एड्स का जो कारण है वो होता है वायरस के कारण। एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के अंदर, एक से दूसरे शरीर के अंदर जो वायरस जाता है तो उसके कारण ये एड्स होता है। एड्स की जो बीमारी होती है उसके कारण होती है। आईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये होता है आपका इम्यूनिटी जो आपका सिस्टम हो जाता है इसके अंदर कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी कमी होना, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपका कमज़ोर हो जाता है, तो इसके कारण जो वायरस है उसको जल्दी घेर लेता है। तो इस बीमारी में भी आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। जो एड्स फैलता है वो आपका शारीरिक, शरीर के एक दूसरे के संपर्क के द्वारा फैलता है। उसके बाद विषाणु में क्या होता है? विषाणु के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। जो विषाणु होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है? प्रोटीन होता है भाई विषाणु के अंदर। उसके बाद SARS क्या है? विषाणु जनित रोग है। जो आपका सारस है विषाणु जनित रोग है। ये जो आपका कोविड है ये भी एक विषाणु जनित रोग है। ये भी सारस का ही वो है कि इसी के सारस जो नाम दिया गया स्टार्टिंग, फिर उसके बाद कोविड-19 दे दिया गया। तो ये आपका जो कोविड है, आपका कोविड, ये भी एक आपका विषाणु जनित ही रोग है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा होता है आपका विषाणु के कारण। जो खसरा होता है आपका वो किसके कारण संक्रमण के कारण होता है? वो आपका होता है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण ये फैलता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है उसमें से? तो ये भी देख लेते हैं। जो चेचक होता है वो भी आपके विषाणु के कारण फैलता है। चेचक और खसरा और चेचक ये भी दोनों एक ही जैसी बीमारी। चेचक भी ऐसा ही है जैसे इसके थोड़े थोड़े दाने निकलते हैं, और चेचक जैसे जो माता बोलते हैं, मोटी जो माता रोग बोलते हैं उसको, तो उसी टाइप में ये भी दोनों सेम ही है, लगभग दोनों विषाणु के कारण फैलते हैं। और खसरा ये दोनों लगभग एक ही जैसे रोग हैं। जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? वो विषाणु के कारण होता है। जंतुओं के अंदर जो फुट, पैर के अंदर और जो मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं और जो बीमारी होती है मुखरी रोग बोलते हैं जिसको, तो ये होता है आपके विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण ही होता है आपका। उसके बाद आलू में मोजेक रोग का कारण होता है विषाणु। जो आलू के अंदर जो मोजेक डिजीज हो जाती है वो भी जो रोग होता है वो भी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगभग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक होती है, ये खुम्बी बोलते हैं इसको, जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक कवक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? जो
प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक था पेनिसिलिन। जो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन था, वो था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? वो कवक से होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? वो कवक के कारण होती है भाई। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? वो होता है माइकोराइजा। जो माइकोराइजा होता है वो क्या होता है? कवक एवं उच्च जो पादप की जड़ों के बीच में उपयोगी कार्य करता है, उसके संबंध बीच में एक उपयोगी काम करता है। उसके बाद लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? वो होता है कवक और शैवाल। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। कवक और शैवाल, ठीक है। तो कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन, ठीक है। लाइकेन किससे बनता है? आपका कवक और शैवाल से। उसके बाद लिटमस अम्ल सार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। जो लिटमस पेपर होता है ना, अम्ल और क्षार का सूचक होता है, यानी कि ये अम्ल है या अक्षार है, हम चेक करने के लिए यूज करते हैं लाइकेन पे। जो लिटमस पेपर होता है वो भी लाइकेन से ही प्राप्त होता है। जो आप एसिड या बेस बोलते हैं, जो एसिड या बेस कोई भी एसिड है या बेस है, वो चेक करने के लिए यूज करते हैं। जो लिटमस पेपर यूज होता है, लिटमस पेपर होता है, जो पेपर होता है वो किससे बनता है? आपका लाइकेन से बनता है। और लाइकेन होता है कवक और शैवाल के से मिलके बनता है। उसके बाद सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा आपकी होती है सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा होती है आपकी सूर्य से ही प्राप्त होती है। साबूदाना सोगा किससे बनाया जाता है? वो जो साबूदाना होता है, सोगा जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो व्रत वगैरह करते हैं उनके लिए यूज होता है। तो साइकस होता है, साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। उसके बाद में दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन, जो आपकी खांसी और दमा के रोगों में काम आने वाली औषधि है इफेड्रिन, किससे प्राप्त की जाती है? वो होती है इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। जो दमा और खांसी के रोगों में यूज होने वाली जो औषधि है, किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से की जाती है आपकी, ठीक है। कौन एक जीवित जीवांश लिविंग फोलिस कहलाता है? ये होता है जिंको होता है। ये आपका कौन सा एक जीवित जीवांश लिविंग फोसिलस होता है, कहलाता है आपका जिंको। उसके बाद विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किस में करता है? जो विषाणु होता है वृद्धि करता है जीवित कोशिका के अंदर, ये वृद्धि करता है जो विषाणु होता है, वायरस होता है। उसके बाद पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? प्रण। जो पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? वो होता है आपका प्रण। उसके बाद में कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। जो कुरिंजी पुष्प है उसके 12 वर्ष में एक बार खिलने का जो कारण है वो होता है फ्लोरिजन स्त्राव। फ्लोरिजन का जो स्त्राव होता है उसके कारण ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही पूछा जा सकता है। कुरिंजी जो पुष्प है, एक पुष्प है जो 12 साल में एक बार खिलता है, उसका कारण क्या है? वो है फूल कौन सा है? कुरिंजी। और जो खिलने का कारण होता है उसके फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा जो फूल है वो क्या है? जो संसार का सबसे जो छोटा फूल है वो है वुल्फिया। कौन सा फूल है भाई? वुल्फिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे। वुल्फिया, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुल्फिया सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में होता है ताज़ा पुष्प समूह, ठीक है। जो ताज़ा जो फूल खिला होते हैं फूल गोभी के अंदर, जो फूल का हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, फूल गोभी के अंदर फूल होता है, पत्ता गोभी के अंदर भी हम पत्ते का यूज करते हैं। फूल गोभी तो उसके अंदर जो ताज़ा फूल होता है तो वो इसके लिए यूज करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो फूल है, छोटा फूल है वुल्फिया, और जो बड़ा फूल है वो है रेफलेशिया। वुल्फिया सबसे छोटा है और जो वुल्फिया सबसे छोटा, और रेफलेशिया आपका सबसे बड़ा फूल है, विश्व का सबसे बड़ा फूल है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अभी जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आपका पुष्प।
जो जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो आपका पुष्प है। पुष्प से क्या होता है कि आपका जो फल बनता है, फल से जो बीज है उससे आगे जो आगे पौधे का प्रोसेस चलता है। उसके बाद प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाद्य भाग होता है वो होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता है। तने वाले पौधे पूछे जाते हैं या फिर वैसे जड़ वाले पौधे पूछे जाते हैं। उसके बाद खाने योग्य भाग है भाई, इस पौधे का खाने योग्य भाग क्या है। जैसे प्याज का पूछ लिया इन्होंने, तो प्याज का जो खाने योग्य भाग है वो तना होता है भाई, तना खाने योग्य भाग होता है। आलू का आलू है रूपांतरित तना। आलू क्या है कि रूपांतरित तना है भाई, आलू क्या है कि रूपांतरित तना, और प्याज का खाने योग्य भाग है तना। उसके बाद तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। चीड़ के जो वृक्ष होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है किसका तेल, तारपीन का तेल, ठीक है, जिसको हम पेंट वगैरह मिला के यूज़ करते हैं, तो वो तारपीन का तेल है वो किससे यूज़ किया जाता है, चीड़ से। उसके बाद सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है। जो लौंग होता है अभी जो हम चाय के अंदर डालते हैं मसाला होता है, ये भी एक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फूल की कली से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फूल की कली होती है वहाँ से प्राप्त किया जाता है जो लौंग होता है अभी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आशीष पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि यह वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से। जो आप आशीष होती है पौधे से प्राप्त की जाती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो तने तथा कहाँ से प्राप्त की जाती है, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से, ठीक है, प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। कब होता है, जैसे जब सूरज निकलता है तो सूर्य के प्रकाश के अंदर होता है, इसके अंदर पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रकाश संश्लेषण बहुत सारे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रकाश संश्लेषण क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको सूर्य की जो रोशनी है भाई, पौधे के पानी है, पानी नीचे से लेगा। उसके बाद में ऑक्सीजन है, सूर्य का प्रकाश हो गया, और जो खनिज लवण वो नीचे से ले लेता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत सारी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के अंदर यूज होती हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है। सॉरी वो मैंने ऑक्सीजन तो गलत बताया, ऑक्सीजन तो वो अपने बनाते हैं उस टाइम पे, ठीक है, भोजन बनाते तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो CO2 है वो ज़रूरी, क्योंकि उसके टाइम पे पौधे अपने CO2 लेते, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है CO2 है, आपका वाटर है, उसके बाद में सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है। उसके बाद पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पौधे व पेड़ का जो खाना तैयार होते हैं उसकी जो प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का, जो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं जिसको, प्रकाश संश्लेषण है सूर्य के प्रकाश में जो प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बोलते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, वो होता है सोयाबीन के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वनस्पति पौधे खाने वाले में, सबसे ज़्यादा होता है वो आपका सोयाबीन के अंदर होता है अभी प्रोटीन। उसके बाद सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जो सिनकोना होता है उससे कुनीन बनाई जाती है। कुनीन होती है किससे, जो कुनीन होती है वो किससे प्राप्त होती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, मलेरिया के लिए यूज की जाती है, कड़वी दवाई होती है इसके। उसके बाद किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। जो इस कृत्रिम औषधि को, जो कुनीन जो बनाई जाती सिनकोना की छाल से औषधि मलेरिया के लिए, तो इस प्राकृतिक औषधि ने जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक, यानी जो कृत्रिम, जो नई अभी कृत्रिम जो इन लोगों के द्वारा जो बनाएगी वो क्या थी, प्राकृतिक जो हमें मिलती थी। और जो इस प्राकृतिक का जो जगह किसने ली है, कृत्रिम औषधि ने, उस औषधि का नाम है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो मलेरिया के लिए जो दवा बनाई जाती है जो प्राकृतिक, वो है क्लोरोक्विन। पहले दी जाती थी जो सिनकोना की छाल से जो कुनीन बनाई जाती थी वो दवाई दी जाती थी, वो थी आपकी प्राकृतिक, वो कड़वी दवा थी। लेकिन अब उसकी जगह पे जो मलेरिया की यूज हो जाती है, जो प्राकृतिक से छोड़ के अभी जो कृत्रिम बना रखी है वो है आपकी क्लोरोक्विन, ठीक है। तो क्लोरोक्विन नाम से दवाई है, अभी वो यूज की जाती है मलेरिया की। तो कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, वो होती है मटर वाली। जो मटर की होती है उसके अंदर जो फली वाली होती है वो क्या करती है, मृदा को नाइट्रोजन से भर देती है, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में जैसे जो फसलों के बीच में जो आपकी मटर की खेती भी की जाती है या फिर जो मूंग वगैरह बोई जाती हैं, तो वो क्या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती हैं, तो वो फसलें उगाई जाती हैं।
उसके बाद किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? वो दालचीनी। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? भाई जो मसाले जो की फसलें उनको नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं वो होती है आपकी दालचीनी का पौधा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, लगभग सभी पहले भी जो इम्पोर्टेंट हैं अभी वाले भी इम्पोर्टेंट है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? वांशिक मूल परजीवी। चंदन का जो पेड़ होता है को क्या माना जाता है? वो माना जाता है आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी, आंशिक यानी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। मूल परजीवी एक दूसरे पर जो निर्भर रहता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंग श्रेय। जो नर पुष्प और स्त्री और नर पुष्प दोनों को जो जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्री, ठीक है, उभयलिंगाश्री कहलाते हैं, जिसके अंदर दोनों लिंग होते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं वो होते हैं केरोटिनाइड। पत्ती के जो लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं वो होते हैं केरोटिनाइड होते हैं भाई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं 3 पादप परिवारों से। ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, 3 पादप परिवारों से। उसके बाद में आपका बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास में। बांस होता है वो किस में उसमें वर्गीकृत है? उसको घास के तौर पे बोला जाता है भाई, जो बांस के वो होते हैं तो उसको किसके तौर पे? घास के उसमें वो होता है, वर्गीकृत किया गया है। धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में जो उपयोग करने लोग जो चीज़ होती है वो कहते हैं पत्ते और सूखे जो फल होते हैं। धनिया जो हमें एक तो हरा यूज करते हैं, पत्ते यूज करते हैं, एक जो सूखा हुआ जो उसका फल होता है, जो दाने होते हैं वो हम यूज करते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जो जैव ईंधन है वो किसके बीज से प्राप्त होता है? वो होता है आपका जेट्रोफा के बीज से है जो आपका जैव ईंधन प्राप्त होता है। उसके बाद किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं किस पादप को? आंवला को, ठीक है। आंवला है वो लगभग बीमारियों के लिए आपके ज़रूरी है, तो आंवला ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, जो आपका इससे आप रोगों से लड़ने में ताकत देता है, क्योंकि आंवला के अंदर क्या होता है वो आपका विटामिन सी होता है। तो शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं आंवला को। उसके बाद बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है किसमें? स्तनपायी में। जो बायां महाधमनी चाप जो किसमें दिखाई देता है? वो आपका स्तनपायी में दिखाई देता है, जो दूध पिलाते हैं उन जीवों के अंदर। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। जो लिटमस पेपर होता है प्राप्त होता है वो किससे होता है? लाइकेन से। पेपर या जो लिक्विड है वो भी लाइकेन से प्राप्त होता है। उसके बाद किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? वो चावल के अंदर किया जाता है। फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, वो चावल के अंदर किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिल जो गोजा है किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? वो होता है पाइन के, ठीक है, पाइन से प्राप्त होता है आपका। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों आज हमने 3 पेज कर लिए हैं, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हम डेली जो भी एक वीडियो लेके आते हैं तो उसके अंदर हम ओनली क्या करते हैं 3 पेज ही कवर करते हैं। तो 3 पेज आज हमने कवर कर लिए हैं। ये हमारी 77 पेज की PDF है, जिसके अंदर आपके सभी जो आपके केमिस्ट्री के भी, बायो के क्वेश्चन है आपके लिए जो भी हैं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज 3 पेज यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी जो नेक्स्ट जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भाई ज़रूर करें, क्योंकि आप देख लेते हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टैटिकल रिपोर्ट हैं तो वो आपको
आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाके भी स्टेट के जो उसके अंदर जाके देख सकते हैं, स्टेट के अंदर मिल जाएंगे आपको स्टैटिकल रिपोर्ट स्टेट की जो भी है। बाकी जो सब्जेक्ट की वो वहाँ डालने की कोशिश करूँगा। उसके बाद TGC मैंने एक वीडियो डाल रखी थी, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन थे, कमेंट थे, उनका जवाब मैंने दे दिया। आज एक वीडियो कल मैंने डाल दी थी। उसके ऊपर HPSC की भी मैंने डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपका सिलेबस जो पैटर्न है वो डाल दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस वो क्या चेंजमेंट किया गया है वो भी आप आज एक और नोटिस है वो भी मैंने डाल रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हिंदी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस इन हिंदी एकेडमी नाम से चैनल है। सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में काफ़ी बार बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर उसको आप सब्सक्राइब कर लें। हिंदी के फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवा जाए। कुछ क्लासेज हिंदी की इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप इसकी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। आपको व्याकरण की क्लासेज भी यहाँ पे मिल जाएंगी। आपने दिल से वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।